Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology mentor. स्टार्ट किया था हमने बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से, जिसका प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला चैप्टर हमने अच्छे से सीखा है. नाउ इट्स टाइम कि हम इसको अप्लाई करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. अब बेटा हम इस चैप्टर को अप्लाई करेंगे, जो हमने पीछे सीखा है पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में हम इसको अप्लाई करेंगे. मैंने आपको बताया था कि बेटा ह्यूमन जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, पिछले चैप्टर में हमने जो पूरा स्टेप बाय स्टेप RDT सीखा है, एक्चुअल में ह्यूमन अपने वेलफेयर के लिए, अपने किसी न किसी फील्ड में किसी न किसी फायदे के लिए सारी चीजें करता है. तो अब फायदे तो बहुत सारे, फील्ड्स भी बहुत सारी हैं. हम हमारे नीट के करिकुलम के हिसाब से इस चैप्टर को NCERT पर फोकस करते हुए कुछ वो एप्लीकेशन सीखेंगे जो हमको नीट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, यानी आपके सिलेबस में. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में आप क्या पढ़ने वाले हो कि आपने बायोटेक्नोलॉजी को किस किस फील्ड में अप्लाई किया और उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप पढ़ने वाले हो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा एक ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको बताया क्या जा रहा है. NCERT के छोटे छोटे पार्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हम साथ में कवर करेंगे. देखो, जैसे देखिए बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी एज यू हैव लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर. ये चैप्टर बेटा पूरा का पूरा पीछे वाले चैप्टर से रिलेटेड है. ठीक है, उस पर बेस्ड है. Essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals. ठीक है, जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स बेटा फार्मा कंपनी वगैरह के बारे में हम जानते हैं. ठीक है, जितनी भी मेडिसिन वगैरह बनती हैं वो बायोलॉजिकल लेवल पे कैसे बायोफार्मास्यूटिकल्स को, हम दवाइयों को, ड्रग्स को, इन सारी चीज़ों को, वैक्सीन हो गई, ये सब चीज़ें बेटा इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे प्रोड्यूस कर रही है, हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा है. एंड बायोलॉजिकल्स मतलब कि बायोलॉजिकल चीज़ें, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. ठीक है, यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, हमने कैसे माइक्रोब्स को, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, फंगस को, प्लांट्स को और एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया था और उससे हमने बायोलॉजिकल्स यानी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड बायोफार्मास्यूटिकल को इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस किया था. इज इट सो? इसमें नया कुछ नहीं है, आप सीखते हुए आ रहे हैं पिछले चैप्टर से. ठीक है, अब देखो द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड, क्या क्या हम इस एप्लीकेशन से बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं. इंक्लूड थेराप्यूटिक्स. बेटा थेराप्यूटिक्स मतलब अगेन हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे थेरेपीज के लिए मेडिसिन वगैरह बना सकते हैं. ठीक है, डायग्नोस्टिक्स, कैसे आप बीमारी का जल्दी पता लगा सकते हैं और एक्यूरेसी से और ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से पता लगा सकते हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्रॉप्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं सो दैट उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए, सो दैट वो ज़्यादा टेस्टी हो, सो दैट वो इन्फेक्शन कॉज ना करे और हमारे को ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट दे. ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करेंगे. किस फील्ड में? एग्रीकल्चरल फील्ड में. ठीक है, फिर प्रोसेस्ड फूड, फूड का डिफरेंट फॉर्म होता है, हम फूड को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं. बायो रेमेडिएशन की दवाइयाँ या केमिकल्स का कम से कम यूज करना पड़े, बायोलॉजिकल चीज़ों से हम चीज़ों का रेमेडिएशन मतलब रेमेडी मतलब इलाज, उपचार, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करना हो, किसी चीज़ से गेट रेड करना हो अपने आप को, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो प्रॉब्लम कॉज करिए, तो हम उसका कैसे बिना केमिकल्स के, बिना टॉक्सिन्स के, बायोलॉजिकल यूज से उसकी रेमेडी निकाल सकते हैं. ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं. बेटा ये कुछ फील्ड्स हैं जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं अपने कुछ फायदे के लिए, जैसे थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन आर जस्ट अ फ्यू टू नेम. ठीक है, अब 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज, कितने रिसर्च एरियाज की बात कर रहे हैं बेटा? 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर. देखो समझो, NCERT आपको क्या बताना चाहती है यहाँ पे कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हैं तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा. पहला, आपको एक बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम. आपको पता है जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं बेटा, हर केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए एंजाइम लगता है. वो एंजाइम किसी माइक्रोब में भी हो सकता है, कोई माइक्रोब भी हो सकता है, कोई और एंजाइम भी हो सकता है, हमारी बॉडी में भी है. तो अगर आपको बाहर बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करनी है, ठीक है,
तो आपको एक बेटर कैटलिस्ट, बेस्ट कैटलिस्ट चाहिए होगा जो कि एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म हो सकता है। आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, लेट्स से, समझना आराम आराम से, आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके एक बेटर माइक्रोब तैयार करिए या एक बेटर एंजाइम तैयार करिए और उसको एज कैटलिस्ट यूज करिए, तो आपका प्रोडक्ट फास्ट बनेगा और ज्यादा प्योर बनेगा। ठीक है, तो उसमें हम इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की जगह हम बेटर और ज़्यादा इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म जो कि हमने बायोटेक्नोलॉजी से बनाया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। हर कैटलिस्ट, हर एंजाइम को आपको पता है एक ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। वो ऑप्टिमम कंडीशंस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी थ्रू इंजीनियरिंग, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप क्या करो, अपने रिसर्च में थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बेस्ट कैटलिस्ट यूज करो तैयार करके, उसके बाद बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड करो। ठीक है, उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और अच्छी पता करनी पड़ेगी। क्रिटिकल रिसर्च एरिया, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी आप जितनी रिसर्च में लेके आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको करनी है तो उतना ही अच्छा होगा। आप अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छा कैटलिस्ट होना चाहिए। आप बायोटेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करना चाहते हैं, आप ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करिए और साथ में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजीज का रिसर्च करिए टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी आप प्रोटीन, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसको आपने पढ़ा ही अपस्ट्रीम में बनता है, फिर डाउनस्ट्रीम से हम अलग करते हैं, उसके लिए आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी चाहिए। ये आप एज इट इज एनसीईआरटी से याद रखेंगे। द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर दीज 3। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है पर एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट वाइज दिया है तो हमको इसमें से ये याद रखना है। ये जस्ट आपको चैप्टर का ओवरव्यू देने के लिए है कि आपके इंट्रोडक्शन में दिया क्या हुआ है। सही है इतना? अब देखो इस पूरे चैप्टर में बेटा आपको एक टर्म पे फोकस करना है, दैट इज जीएमओ। जीएमओ क्या है? बहुत सिंपल, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी सिखाया हुआ है। हम करने क्या वाले बेटा, एक नॉर्मल साधारण से ऑर्गेनिज्म को जीन्स में कुछ चेंज करके और बढ़िया बनाने वाले हैं, मॉडिफाई करने वाले हैं। तो हम एक ऑर्गेनिज्म को जीएम ऑर्गेनिज्म बना देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना देंगे, जिससे वो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा इंप्रूव्ड होगा। जैसे अभी आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, आप बायोटेक्नोलॉजी सीख जाओगे तो आप थोड़े मॉडिफाइड स्टूडेंट हो, आपको उससे तो बेहतर आता है जितना आपको 2 दिन पहले आता होगा। आप 2 दिन ये क्लास लगाओगे, उसके बाद उससे बेहतर हो जाओगे, तो आप में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई। यही काम अगर हम जीन्स के साथ कर दें किसी ऑर्गेनिज्म के, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएम ऑर्गेनिज्म। उसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं जीएमओ। जैसे बेटा अगर वो ऑर्गेनिज्म मान लो प्लांट है, तो आप क्या बोलेंगे? जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। वैसे ही आप वही प्लांट अगर क्रॉप है, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, तो आप उसको जीएम क्रॉप बोल दो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। बेटा इसके लिए ही एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ट्रांसजेनिक। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? ट्रांसजेनिक, जिसके जीन्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ट्रांसजेनिक। तो वैसे ही आप जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज्ड इन एग्रीकल्चर को आप ट्रांसजेनिक क्रॉप, ट्रांसजेनिक प्लांट भी कह सकते हैं। और वैसे ही अगर एनिमल है तो आप जीएम एनिमल या ट्रांसजेनिक एनिमल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, सब एक ही बात है। अब आपको कहीं ट्रांसजेनिक एनिमल लिखा हुआ मिलेगा, कहीं जीएम क्रॉप लिखा हुआ मिलेगा, ये सब एक बात है। जीएम ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जीएम प्लांट, जीएम क्रॉप, जीएम एनिमल्स, तो उन्हीं को हम ट्रांसजेनिक भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके जीन्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, देखो यही चीज़ लिखी हुई भी है बच्चे यहाँ पे, देखिए प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस एंड एनिमल्स, सभी कुछ आ गया। ठीक है, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, फंगस आ गए, बैक्टीरिया आ गया। हुज जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड का क्या मतलब होता है? कुछ चेंजेस कर देना। ऑल्टर्ड मतलब कुछ चेंजेस कर देना। तो हुज जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड, चेंज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, जीन्स ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, बाय मैनिपुलेशन, आपने कुछ चेंजेस, कुछ मैनिपुलेट करा, उसमें ऑल्टर्ड करा, मैनिपुलेट करा, चेंजेस करे, आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दैट इज जीएमओ। और अगर
जैसे आप में से जितने भी स्टूडेंट्स क्लासरूम में पढ़ते हैं हमारे साथ, उन सबको एक फ्लैश कार्ड मिला हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है। सारे के सारे फुल फॉर्म एक साथ लिखते जाइए, सारे ईयर से एक साथ लिखते जाइए, लास्ट टाइम में आपको रिवीजन में बहुत हेल्प होती है। तो वहीं पर आप एक और फुल फॉर्म क्या ऐड कर लेंगे, GMO, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका GMO टर्म। कुछ पढ़ा नहीं बेटा अभी तक। देखो चैप्टर में एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहले हमने सीखा 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज क्या हैं, और ये हमको GMO वर्ड मिलेगा, ट्रांसजेनिक वर्ड मिलेगा, इसका क्या मतलब होता है। अब सुनो ध्यान से, हम क्या करेंगे बेटा, इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जो आपकी NCERT में आप हेडिंग्स के फॉर्म में देख सकते हो। आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। पहला हम पढ़ेंगे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। पहला एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे कि हमने बायोटेक्नोलॉजी को कैसे एग्रीकल्चर फील्ड में, अपने खाने में, क्रॉप्स में कैसे इंट्रोड्यूस किया है, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिसिन फील्ड में। ठीक है, मेडिसिन फील्ड में सब कुछ आ जाता है। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप MBBS करना चाहते हैं, तो ये फील्ड ही पूरा मेडिसिन का है, इसमें सब कुछ आता है बेटा। जैसे इसमें मेडिसिन आ गई, किसी बीमारी का पता लगाना, डायग्नोसिस करना आ गया, किसी बीमारी का इलाज करना, कैसे जीन्स में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है अगर किसी पेशेंट को, तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। हर तरह के डायग्नोसिस, हर तरह का ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, मेडिसिन्स, दवाइयों के थ्रू इलाज करना, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, सब कुछ इस फील्ड में आ जाते हैं। तो मेडिसिन में हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, मेडिसिन के फील्ड में हमने कैसे बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई किया है। और तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, कि भाई हमने कुछ एनिमल्स को भी ट्रांसजेनिक बनाया है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गए कि नहीं हो गए। वो ऑर्गेनिज्म एनिमल है तो आप उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। हम कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, और ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड में पढ़ रहे हैं हम, उसमें से हम कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कह सकते हैं। क्यों हमने एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करा, किन किन एनिमल्स को हम मॉडिफाई कर चुके हैं, उससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम 3 फील्ड में एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सही है, तो देखो फर्स्ट हेडिंग जो हम करने वाले हैं वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। आपकी NCERT की हेडिंग है ये, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। अब इतना सारा नहीं पढ़ना है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि ये दिया क्या हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा आप ऐसे नहीं बुक देखें और घबरा जाए कि बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है। देखो 12.1 दिया है, अगर आपके पास नई किताब होगी या पुरानी किताब होगी उसके पास उसके हिसाब से जो भी पॉइंट 1 आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये सीखते हैं कि एग्रीकल्चर 3 टाइप से हो सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन 3 प्रकार से हो सकता है। एक एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ये क्रॉप प्रोडक्शन के टाइप्स है। एग्रीकल्चर आप 3 तरह से कर सकते हैं, एक एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, जो हमारा तीसरा ये वाला टाइप है वही इस चैप्टर में हमको डिटेल में पढ़ना है। पर उससे पहले ये क्या बता रहे हैं हमको कि 3 टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं। जैसे देखो, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब बेटा जिसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल का इस्तेमाल जैसे आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन में आप पढ़ते हो कि अचानक से क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल यानी हर्बिसाइड्स, इन सब का अचानक से हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। इरिगेशन प्रैक्टिस अच्छी करी थी, तो ये सब किस में आ जाता है जिसमें हम केमिकल्स, आजकल हम सबको पता है, फ्रूट्स लेने तक जाते हैं तो फ्रूट्स को देख के आधे टाइम पता चल जाता है कि जैसे वाटरमेलन हम देखते हैं एक्स्ट्रा ही रेड है, एक्स्ट्रा ही बड़ा उसका साइज है, दैट मीन्स कि शायद वो इंजेक्शंस के थ्रू, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस के थ्रू या केमिकल्स के थ्रू बनाया गया है। तो ऐसे हर फ्रूट पे आजकल हमको डाउट होता है। तो वो सब क्या होता है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में आता है, जब हम एग्रीकल्चर में केमिकल्स का इस्तेमाल करके ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, या ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट
रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो एक तो वो एग्रीकल्चर होता है। दूसरा आजकल बहुत ही कॉमन है, सब लोग सुनते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात हो रही है, जहाँ पे हम बहुत सुनते हैं आजकल ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक हर्ब्स, बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हम सुनते जा रहे हैं। ऑर्गेनिक में होता क्या है बेटा, दूसरा तरीका होता है ये जो केमिकल फ्री होता है, और तो और बेटा ये क्रुएल्टी फ्री भी होता है। जैसे कि आजकल ऑर्गेनिक एग्स भी आते हैं, तो एग्स में ऑर्गेनिक कैसे होता है कि वो जो हेन्स होती हैं उन सब की बीक्स कट नहीं की जाती, उनको चलने फिरने की जगह दी जाती है, थोड़ी बहुत केज में बंद नहीं रखा जाता, तो थोड़ा क्रुएल्टी फ्री होता है, जिनमें कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किए जाते, ऐसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मसाले, इन सब को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड बिकॉज कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करते इसलिए इनकी प्रोडक्शन थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ही अच्छे दिखेंगे, ये नेचुरल दिखेंगे, तो फिर पब्लिक इनको थोड़ा कम खरीदती है एंड इसलिए इनका जो रिटर्न आता है वो कम आता है, और प्लस केमिकल्स ना यूज़ करने की वजह से इनकी ग्रोथ भी लिमिटेड, नेचुरली जितनी होनी चाहिए उतनी होती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरीका होता है। और एग्रीकल्चर का तीसरा तरीका जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब आप एग्रीकल्चर करो, आप फार्मिंग करो, पर आप जो क्रॉप यूज कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप होनी चाहिए। यानी हम बात कर रहे हैं बेटा जीएम क्रॉप की, हम जीएम क्रॉप की बात कर रहे हैं। जीएम क्रॉप का यूज करके अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो तीन टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं, केमिकल बेस्ड, केमिकल फ्री दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर जीएम क्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। अब ये जो एग्रोकेमिकल वाला है ना, ये बताता है आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर कुछ बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में दिया हुआ है, ये आप एज इट इज थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, आपको आता भी होगा थोड़ा, ये हम अपने इनिशियल क्लासेस में 8th 9th 10th में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। जैसे देखो इम्प्रूव्ड इंक्रीज्ड यील्ड्स हैव पार्टली बीन ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन में अचानक से बेटा ट्रिपलिंग ऑफ फूड सप्लाई हो गया था, बट येट इट वाज नॉट एनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इंक्रीज्ड यील्ड्स हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ, क्या क्या ऐसा किया गया था कि अचानक से यील्ड इतनी बढ़ गई थी बेटा, वो लिखा हुआ है। यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज यूज की गई थी, अच्छी वेराइटीज यूज की गई थी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड नहीं यूज की गई थी, बस अच्छी वेराइटी यूज की गई थी। हम एग्रोकेमिकल बेस्ड वाले एग्रीकल्चर की बात करें जिससे ग्रीन रिवॉल्यूशन हम रिलेट करते हैं। जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, थर्ड वाला पढ़ना है, वो भी हम पढ़ेंगे। हम तो एग्रीकल्चर के 3 टाइप में से पहले टाइप के बारे में थोड़ा सा ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स यानी एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इन सब का इस्तेमाल किया गया था। However, the farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive and further increases in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाद में क्या लिखा है, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो सो दैट फार्मर्स मे ऑप्टिमम मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड्स। यस, बायोटेक्नोलॉजी का यूज। इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स? Yes, biotechnology का use and chemicals so that their harmful effects on the environment are reduced. Yes, biotechnology का use हम सीखेंगे अभी। Use of genetically modified crops is a possible solution. इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या कोई तरीका है कि फार्मर्स अपनी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कर सके, पर उसके लिए उनको हार्मफुल फर्टिलाइजर एंड केमिकल का यूज़ ना करना पड़े, इतने एक्सपेंसिव केमिकल्स का यूज़ ना करना पड़े। यस, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। एनसीईआरटी में खुद से क्वेश्चन पूछ के एक आंसर दिया हुआ है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा कि हम इस वाले थर्ड वाले पॉइंट पे, जीएम क्रॉप वाले पे, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन पढ़ना है ना आपको, तो ठीक है, एग्रीकल्चर के 3 टाइप्स बताए गए। अब आप थर्ड वाले पे फोकस करिए, दैट इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ इन एग्रीकल्चर, यानी जीएम क्रॉप्स का यूज़ जो हमने किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ जीएम प्लांट्स यानी कि ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं।
तो बेटा अब कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स लेने पड़ेंगे ना कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है प्लांट्स का। ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिकोड कर रहे हैं। प्लांट्स, बैक्टीरिया, ये तो मैंने आपको बता दिया जीएमओ क्या होता है, उसी की लाइन। अब देखो GM plants have been useful in many ways। जो हमने नॉर्मल प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है वो बहुत सारे तरीकों से हमको हेल्प करती है। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है, हाउ जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज हेल्प्ड। किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? GM प्लांट्स के बारे में बेटा। GM प्लांट्स मतलब नॉर्मल प्लांट को आपने GM प्लांट बनाया, उससे आपको क्या क्या फायदे हुए, वो कुछ फायदे यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे देखो, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? जो बायोलॉजिकल चीज़ों से परेशानी ना आई हो प्लांट को, बल्कि एबायोलॉजिकल चीज़ों से परेशानी आई हो। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड में पेड़ सड़ जाए, सूखा पड़ जाए और क्रॉप ग्रो ना कर पाए, बहुत ज़्यादा नमक हो मिट्टी में, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ हो और इसलिए क्रॉप ग्रो ना कर पाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो और पेड़ या क्रॉप सड़ के अपनी ग्रोथ कम कर दें। ऐसी सारी परेशानियों को हम क्या बोलते हैं बेटा? एबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या हुआ? क्रॉप्स ज़्यादा टॉलरेंट हो गई। जैसे कि एक एग्जाम्पल सीखो, सुनो तो समझ जाओगे। जैसे कि मान लो कि कोई क्रॉप है, वो क्रॉप जो है सूखा पड़ गया, मान लो जो भी वो, मान लो राजस्थान से आप बिलोंग करते हो और बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आई, सूखा पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट से एक नॉर्मल प्लांट 10 दिन तक हीट को झेला, 11वें दिन मर गया। लेकिन आपने उस क्रॉप में कुछ ऐसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दी है कि अब वो उतनी हीट को 15 दिन तक टॉलरेट कर सकता है। हो सकता है उसके बाद वो कंडीशन ठीक हो जाए और वो 15 दिन तक ना मरा तो आगे ग्रो कर जाए। बट अब उसके पहले के कंपैरिजन में जो हीट को टॉलरेट करने की शक्ति है वो हमने बायोटेक्नोलॉजी से बढ़ा दी है। ठीक है, तो मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। पहले जितना वो एबायोटिक स्ट्रेस झेल सकते थे उससे ज़्यादा स्ट्रेस अब झेल सकते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद। ऐसी क्रॉप्स हमने तैयार की बायोटेक्नोलॉजी से। एक फ़ायदा हमने ये देखा कि चलो क्रॉप को ज़्यादा टॉलरेंट बनाया जाए जहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। कोई और दिक्कत है तो कोई और सॉल्यूशन निकालो, जैसे रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। जैसे कि हमने बना दिए पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। वी फॉर्म्ड pest resistant crops with the help of बायोटेक्नोलॉजी। हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और एक प्लांट को कैसा बना दिया बेटा? पेस्ट रेजिस्टेंट। पेस्ट क्या होता है बेटा? पेस्ट मतलब कोई भी कीड़ा, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी हेल्मिन जो क्रॉप को सड़ा रहा है, प्लांट को सड़ा रहा है, उसको बीमार कर रहा है, उसको कोई बीमारी दे रहा है, उन सबको हम पेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमने प्लांट को पेस्ट से रेजिस्टेंट बना दिया कि अब तुम जाओ खाओ इस प्लांट को, वो मरेगा ही नहीं, उसको ये बीमारी होगी ही नहीं तुमसे। समझ रहे हो? हमने क्या किया कि केमिकल पेस्टिसाइड का, अरे भाई होता क्या है ये देखो, एक प्लांट है, इस पर एक कीड़ा आ रहा है तो वो इसको सड़ा रहा है बेटा, इसको सड़ा रहा है, तो आप क्या करोगे? केमिकल छिड़कोगे जिससे ये कीड़ा मर जाएगा और फिर ये प्लांट बच जाएगा। तो केमिकल भी तो प्लांट पे इकट्ठा हो रहा है। कीड़े से तो हमने बचा लिया प्लांट को सड़ने से या क्रॉप को बचा लिया, लेकिन केमिकल छिड़क के भी तो हम नुकसान ही करें उस क्रॉप को, अल्टीमेटली हम खाने वाले और हमारी बॉडी में केमिकल जाएगा। तो हमने एक बायोटेक्नोलॉजी से एक ऐसा प्लांट तैयार किया, हमने इस प्लांट में कुछ ऐसे चेंजेस किए बेटा जिससे अब हमको ये केमिकल नहीं छिड़कना पड़ेगा। क्यों भाई? अगर फिर से कीड़ा आया तो हमने इस प्लांट को ऐसा बना दिया है बेटा कि इसको कीड़ा कुछ कर ही नहीं पाएगा।
ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, कीड़ा आएगा इसको खाएगा और खुद ही मर जाएगा कीड़ा, हमको कीड़ा उस पर केमिकल छिड़कने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने बायोटेक्नोलॉजी से एक ऐसा प्लांट बनाया जिस प्लांट को अगर पेस्ट ने आके इन्फेक्ट करने की कोशिश की तो पेस्ट खुद ही मर जाएगा बिना केमिकल छिड़के। कुछ ऐसा हमने इस प्लांट में चेंज कर दिया है। ये हमारा एक और ऑब्जेक्टिव है जिसको यूज़ करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में जब हम जीएम क्रॉप्स बनाते हैं। तो हमने क्या किया, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, हमारे केमिकल पेस्टिसाइड पर जो निर्भरता थी उनको हमने कम कर दिया। कैसे कम किया, हमने एक ऐसी क्रॉप तैयार की जो खुद ही क्या है, पेस्ट को रोकती है, पेस्ट को रेजिस्ट करती है ग्रो करने से। वो कैसे किया उसकी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। अभी तो बेटा हम ऑब्जेक्टिव सीख रहे हैं कि हम किस किस वजह से एक जीएम क्रॉप तैयार कर सकते हैं, उसकी कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा देखो, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या होता है बेटा, देखो आपने कोई भी क्रॉप की ग्रोथ करी, क्रॉप में एक अच्छा खासा यील्ड आया, आपने उसकी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करी, कटाई करी। लेट्स से हम गेहूं की एग्जांपल ले लेते हैं। आप में से जितने भी बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे उन सबको ये पता होगा, जिन्होंने भी फार्मिंग देखी होगी उनको ये पता होगा कि गेहूं की खेती करते वक्त साथ में बथुआ ग्रो करता है, पालक जैसा ही होता है बथुआ, लोग बथुआ भी खाते हैं। लेकिन उस वक्त हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि यार गेहूं के साथ बथुआ क्यों आ रहा है। हम जब गेहूं की कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे तो साथ में बथुआ भी आ जाएगा, फिर हम बेचने जाएंगे तो लोग कहेंगे ये क्या यार प्योर गेहूं नहीं दे रहे हो तुम। समझ में आ रही है बात। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद क्या करना पड़ेगा, बैठ के उस बथुए को उसमें से अलग करना पड़ेगा। या फिर अगर वैसे बेच दिया हमने बिना अलग किए तो हमको पैसे कम मिलेंगे कि यार इसमें इतना किलो में से इतना ग्राम तो तुमने बथुआ ही दे दिया, हम इतने पैसे नहीं देंगे। तो बेटा हार्वेस्टिंग के बाद ये लॉस ही तो हो रहा है, या तो ह्यूमन लेबर का लॉस हो रहा है जिसको बैठ के बथुआ अलग करना पड़ रहा है, या पैसों का लॉस हो रहा है। इन सारे लॉस को हम क्या कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं, यानी हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉस हो रहा है हम इसको कम करना चाहते हैं। दिस बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्ड टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। हमने बायोटेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा किया कि बथुआ ग्रो ना करे, हमने बायोटेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा किया कि हमारे गेहूं का जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। और देखो क्या प्रॉब्लम है जिसको हमने ठीक किया, वी इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट। एक प्लांट है जो मिट्टी में से मान लो सोडियम ले पा रहा है, मैग्नीशियम नहीं ले पा रहा, हमने इस प्लांट को मैग्नीशियम लेने लायक बनाया बायोटेक्नोलॉजी से। दूसरा, एक प्लांट है उसने मान लो 10 मिलीग्राम सोडियम खींचा और 10 दिन यूज किया, हमने बोला हम इस प्लांट को इस लायक बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से कि वो 10 मिलीग्राम सोडियम खींच के और 20 दिन उससे काम चला सके, यानी कि इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। प्लांट कितना मिनरल यूज कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को हमने इंक्रीज किया बेटा, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होगा, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब उसी मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा लंबे समय तक हो सकता है। हमने इससे मिट्टी की, सॉइल की फर्टिलिटी को जल्दी खत्म होने से बचाया, क्योंकि उतने ही मिनरल्स को अब मान लो 2 महीने तक प्लांट यूज कर रहा था तो अब 3 महीने तक यूज कर सकता है, राइट। या एक साल में आप अगर 4 बार वहां पर कोई क्रॉप उगा सकते थे तो अब 6 बार वो क्रॉप उगा सकते हो। तो इस तरह से हमने इंक्रीज करके एफिशिएंसी को, अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को प्रिवेंट किया, ठीक है। आराम आराम से आप इसको पढ़ेंगे, आपको सब चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट, तो 4 फायदे आपने देख लिए बायोटेक्नोलॉजी का क्रॉप में। अगला देखो, इनहैंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। भाई हम चाहते हैं कि खाना जो खा रहे हैं काश उसी खाने को इतना बढ़िया बना दें कि उसको खाएं तो उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले। इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनहैंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनहैंस्ड मतलब इंक्रीज, इनहैंस्ड मतलब इंक्रीज, तो उससे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए एनरिच्ड राइस,
एक राइस होता है बेटा, एक तो नॉर्मल राइस होता है, ये तो सबने पता ही है, एक विटामिन ए एनरिच्ड राइस होता है। इस पर्टिकुलर राइस को, जिसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है, जिसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है, इस राइस को हम गोल्डन राइस कहते हैं। गोल्डन राइस नॉर्मल राइस नहीं है बेटा, ये स्पेशल राइस है जो बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो हुआ कि नहीं हुआ एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू? हमने राइस में, फूड में नॉर्मल से ज़्यादा न्यूट्रिशन कर दिया। एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है, दैट इज़ विटामिन ए एनरिच्ड राइस। हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। जब भी आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हो बेटा, हम एक टर्म का यूज़ करते हैं इसके लिए, दैट इज़ बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। यानी गोल्डन राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन। गोल्डन राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा जिसके लिए हम क्रॉप्स में, प्लांट्स में जीएम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल कराती हूँ आपको, सब चीज़ आपको क्लास में इतनी बार सुन सुन के याद कर लेनी है। घर जाके, घर पे तो आप हो ही, खैर आपको अच्छे से ये सब रिवाइज करना है। हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, 3 फील्ड में एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड एनिमल्स। जिसमें से हमने पढ़ा सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड में, सॉरी ये तो जीएमओ क्या होता है वो लिखा है, एग्रीकल्चर फील्ड में 3 टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं। हम जेनेटिक एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं, जिसके हमने ये ऑब्जेक्टिव पढ़े कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम किस किस ऑब्जेक्टिव पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या पढ़ना है अपने को, कुछ एग्जाम्पल्स। अब मानो ऑब्जेक्टिव पता चल गया, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम, जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को हमने प्लांट्स में, क्रॉप्स में कैसे अप्लाई किया है वो पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसी 5th वाले की एग्जाम्पल, ये जो गोल्डन राइस है, इससे ही स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मैं हेडिंग देती हूँ बेटा यहाँ पे ताकि आप फिर से कंफ्यूज ना हो। हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन और बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन प्लांट्स एंड क्रॉप्स और एग्रीकल्चर। अब कुछ भी लिखा हो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आई होप सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो आप प्लांट्स में या क्रॉप्स में या एग्रीकल्चर में कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़ लिए हैं, आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन या कह लो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लिख रहे हैं, हम पढ़ेंगे गोल्डन राइस बनाना, कि गोल्डन राइस कैसे बनाया। हम एग्रीकल्चर में ये एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दी हुई, पर अभी आपने देखा ना एक लाइन दी हुई है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा और हम क्या पढ़ेंगे, एक हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाएंगे। आप पहले ओवरव्यू समझते चलो चीज़ों का, फिर उनको डिटेल में पढ़ो। ये देखो, आपने बोला था आप करोगे रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, यानी आप पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप तैयार करोगे, लिखा था आपने। तो हमने बोला ठीक है, हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप की भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिसमें से एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे बेटा इंसेक्ट जो पेस्ट का काम करता है, यानी इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाएंगे, जिसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे बीटी क्रॉप की। अभी सीखोगे आप ये बीटी क्रॉप क्या होता है, जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप सब सीखोगे, ओवरव्यू कर रहे हैं। एक हम एप्लीकेशन सीखेंगे गोल्डन राइस, एक हम एप्लीकेशन सीखेंगे बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाएंगे, जिसमें फॉर एग्जाम्पल हम सीखेंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाना, जिसकी एग्जाम्पल है बीटी क्रॉप। और आपकी बुक में आपको इसकी एग्जाम्पल हेडिंग के रूप में मिलेगी बीटी कॉटन। ठीक है, आपकी बुक में हेडिंग दी हुई है, तो जो हेडिंग दी है बीटी कॉटन वो एक बीटी क्रॉप है जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है, क्योंकि हमको एक हेडिंग पढ़नी है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। ठीक है, एनसीईआरटी को डिकोड करने के लिए आपको एक अच्छे सीक्वेंस में पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप कॉपी याद करें, अपने नोट्स याद करें, तो सारे क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे बेटा एक हेलमिंथ
रेजिस्टेंट क्रॉप। हेलमिंथ भी पेस्ट का काम करता है, तो हमने हेलमिंथ रेजिस्टेंट क्रॉप पढ़ा। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो हेडिंग, एनसीईआरटी की हेडिंग दी हुई है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब तुम बोलोगे मैम आपने यहाँ तो मेन हेडिंग ले ली थी। ठीक है ना, एनसीईआरटी ने इसको भी पेस्ट रेजिस्टेंट लिखा है, तो कुछ गलत है क्या? पेस्ट रेजिस्टेंट है तो। और एनसीईआरटी ने इसको बीटी कॉटन लिख के दिया है, ब्लू कलर से लिख देती हूँ, एनसीईआरटी की हेडिंग जो है बीटी कॉटन हेडिंग मिलेगी। ये बीटी कॉटन भी क्या है? एनसीईआरटी की ये जो हेडिंग है बेटा, ये बीटी कॉटन भी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप ही है, जो हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट में पढ़ रहे हैं, हेलमिंथ रेजिस्टेंस में पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा बेटा ये जो हेलमिंथ रेजिस्टेंट क्रॉप है ना, इसी में आप पढ़ेंगे आरएनए। अपना कलर चेंज हो गया है, एक मिनट, चलो इसी से लिख देती हूँ, RNAi, दैट इज RNA इंटरफेरेंस। मैं आपको ये सिखाऊंगी जीन साइलेंसिंग क्या होता है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, शब्दों को सुन के घबराएंगे बिल्कुल नहीं, हम यही तो सीखने वाले हैं, आप इसीलिए यहाँ पर हैं। हम ये अभी आराम आराम से सीखेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी है। हम गोल्डन राइस बनाएंगे, ये देखो, इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए। फिर हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी बना रहे हैं, इसकी हम 2 एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। एक हम पढ़ रहे हैं बीटी क्रॉप की एग्जाम्पल, और इसी सेकेंड वाले पॉइंट में हम एक और एग्जाम्पल क्या पढ़ेंगे बेटा, RNAi। ठीक है, ये सेकेंड वाली एग्जाम्पल ही हम, जो आपके 5 ऑब्जेक्टिव हैं उसमें से सेकेंड ऑब्जेक्टिव में मैं आपको एक बीटी कॉटन की टॉपिक पढ़ाऊंगी, और सेकेंड ऑब्जेक्टिव में ही आप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है RNAi का, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा RNA इंटरफेरेंस, और हम इसको ही कहते हैं जीन साइलेंसिंग या RNA साइलेंसिंग। एक बार के नीट का क्वेश्चन यही है, RNAi की फुल फॉर्म बताओ, RNA इंटरफेरेंस, और ऐसे कुछ और ऑप्शंस दे दिए थे जिसमें से आपको करेक्ट आंसर लगाना था RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, इतनी बात, चलो। और गोल्डन राइस आपने पढ़ा ही, ये इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए है गोल्डन राइस, यानी बायो फोर्टिफिकेशन की एग्जाम्पल है। अब तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है बायो फोर्टिफिकेशन वर्ड में, गोल्डन राइस किसकी एग्जाम्पल है? बायो फोर्टिफिकेशन की, जो आपने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, इसके अलावा मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस का हम यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को इस चीज़ में अप्लाई करते हैं, पर हम इसका कोई एग्जाम्पल अभी नीट के लिए पढ़ने नहीं वाले हैं। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का हम एक एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, हम इसका एक एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, और उस एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। इसका भी एक मैकेनिज्म, एक एग्जाम्पल आपको सिखाऊंगी मैं। ठीक है, तो ये 4 एक तरह से 1, 2, 3 और 4 चीज़ें, 4 एग्जाम्पल्स आपको इसमें पढ़ने हैं। अब क्या बचा आपका, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स का कोई एग्जाम्पल हम नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट और फोर्थ का कोई एग्जाम्पल हम नहीं पढ़ने वाले, सेकंड वाले में 2 एग्जाम्पल, थर्ड वाले का 1 एग्जाम्पल और फिफ्थ वाले का 1 एग्जाम्पल पढ़ने वाले। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को हम इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैं एक पहला स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, गोल्डन राइस। फर्स्ट लेते हैं, देखते हैं यहीं पर हो जाएगा क्या, हो जाएगा यहीं पर। अब देखो, इसमें फर्स्ट हेडिंग लेते हैं, सो दैट आप एक साथ ही लिख के इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। फर्स्ट ले रहे हैं हम इसमें गोल्डन राइस। ठीक है, हम सीख रहे हैं गोल्डन राइस के बारे में। सबसे पहले हम क्या क्या पॉइंट करेंगे इसमें, गोल्डन राइस इज अ जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप हो गई ना बेटा, हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया तभी हम उसको गोल्डन राइस बुला रहे हैं। दूसरा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन की एग्जाम्पल है क्योंकि इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू है। क्या है इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू? कि विटामिन ए पाया जाता है।
विटामिन ए की कमी से आप सबको ध्यान होगा एक डिजीज होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है उसको नॉर्मल राइस की जगह गोल्डन राइस दिया जाए तो कितना बढ़िया है, उसके पास विटामिन ए आएगा अपने खाने से और उसका नाइट ब्लाइंडनेस ट्रीट हो जाएगा। सो इट कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, इट ट्रीट्स नाइट blindness. This night blindness is also called as nyctalopia. ध्यान से सारी चीजें करेंगे आप तो आपके सारे क्वेश्चंस स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे। nyctalopia also called as xerophthalmia. xerophthalmia ये उसी डिजीज का नाम है। It treats night blindness और nyctalopia और xerophthalmia। ठीक है, अब ये जो गोल्डन राइस था ये बनाया किसने? दो साइंटिस्ट थे बेटा, इंगो पोर्टराइथर एंड पीटर बेयर। इन दोनों ने मिलके गोल्डन राइस तैयार किया। देखो गोल्डन राइस कैसे तैयार किया वो देखो। अब आप अगर बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो जब भी हमारा कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है तो हम किसी में से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इस वक्त हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में प्रेजेंट था? डैफोडिल में। किसमें? डैफोडिल के प्लांट में। डैफोडिल का साइंटिफिक नेम है बेटा नार्सिसस स्यूडोनार्सिसस। स्यूडोनार्सिसस यानी डैफोडिल से हमने निकाला बीटा कैरोटीन का जीन। बीटा कैरोटीन का जीन निकाला। ये वो जीन है बेटा जो हमारे लिए इस टाइम जीन ऑफ इंटरेस्ट का काम करेगा क्योंकि इससे विटामिन ए बनता है। ठीक, तो विटामिन ए हमने डैफोडिल में विटामिन ए बनाने वाला बीटा कैरोटीन जीन था, हमने बीटा कैरोटीन का जीन निकाल लिया और हमने इस बीटा कैरोटीन के जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया राइस में, क्योंकि हमने राइस का ही तो मॉडिफिकेशन करना है। और राइस को आप क्या कहते हैं? ओराइजा सटाइवा। तो ओराइजा सटाइवा में आप इंट्रोड्यूस कर दो बीटा कैरोटीन का जीन जो आपने इसमें से निकाला है। क्योंकि ये प्लांट है आप क्या कर सकते हैं? मोड क्या यूज कर सकते हैं? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का टीआई प्लाज्मिड इस्तेमाल कर सकते हैं। याद करिए, अगर आपको वेक्टर के थ्रू ये करना है और अगर आपको वेक्टर लेस डिलीवरी करनी है तो आप जीन गन यानी कि बायोलिस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब बच्चों को अब ध्यान होगा। तो आप आइदर एग्रोबैक्टीरियम और जीन गन का इस्तेमाल करके बीटा कैरोटीन का जीन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो राइस में इंट्रोड्यूस करा दीजिए। अब ये राइस नॉर्मल राइस नहीं रहा, अब ये राइस क्या बन गया है बेटा? नाउ दिस राइस विल बी कॉल्ड एज गोल्डन राइस। क्यों? क्योंकि इस राइस में अब क्या आ गया है? बीटा कैरोटीन का जीन आ गया है जिसकी वजह से इसमें विटामिन ए बन रहा है, जिसकी वजह से इसका थोड़ा गोल्डन कलर भी आता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट गोल्डन राइस। ये गोल्डन राइस में आपने इतनी चीज याद करनी है। इसमें राइस आपका होस्ट हो गया, इसमें ओराइजा सटाइवा आपका होस्ट है जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकाला है, फिर आपने गोल्डन राइस तैयार किया है। यानी गोल्डन राइस एक कैसा क्रॉप हो गया? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो गया, ट्रांसजेनिक क्रॉप हो गया। ठीक है, इतनी बात। दिस इज अबाउट द गोल्डन राइस। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली एग्जांपल्स पे पढ़ेंगे। ठीक है, डन बेटा। अब ये आपकी पहली एग्जांपल यहाँ खत्म होती है। हमने एक ट्रांसजेनिक क्रॉप, एक ट्रांसजेनिक राइस तैयार किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, ये वाला तो पढ़ लिया। अब ये थोड़ा सा बेटा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले ये वाला बता देती हूँ। ठीक है, जो थर्ड वाला है, देखो इसमें क्या करना है, हाउ यू विल अप्लाई। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले रही हूँ, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ठीक है, एक पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए आप कैसे बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं। देखो बेटा, इसमें क्या करो, एक पहले नॉर्मल सी चीज़ समझो होता क्या है, तभी तो हम उसमें ठीक कर पाएंगे। एक आपके पास बच्चे मेन क्रॉप होती है जैसे कि गेहूं, और इसके साथ एक ऐसा हर्ब उगता है जो हमको उस वक्त बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम उसे उस टाइम पे क्या कहते हैं? वीड कहते हैं।
ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी यील्ड कम हो जाती है, इसकी यील्ड, क्योंकि ये भी तो मिट्टी में से न्यूट्रिशन ले रहा है, ये भी तो पानी ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर फर्क पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ह्यूमंस क्या करते हैं बेटा, हम छिड़कते हैं वीडीसाइड इसको मारने के लिए, है ना, या आप इसी को कह सकते हैं हर्बिसाइड, वीडीसाइड या हर्बिसाइड। ये होते क्या है, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और इसी की एक एग्जाम्पल है बेटा जो क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है, ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वीडीसाइड और हर्बिसाइड, ठीक है। हम छिड़केंगे इसको तो क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा मर जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा कि बिल्कुल सारे के सारे जो हम केमिकल छिड़क रहे हैं उसके छींटे सिर्फ और सिर्फ वीड पे, जैसे कि मान लो गेहूं है और उसके साथ बथुआ आ गया बीच बीच में, तो आप केमिकल छिड़कोगे तो ऐसा नहीं है कि सारे छींटे, सारा केमिकल सिर्फ बथुआ पे ही जाएगा, थोड़े बहुत छींटे इस पे भी जाएंगे और थोड़ा बहुत लॉस इसका भी होगा बेटा, इसका भी लॉस होगा। इसीलिए तो यील्ड कम हो रही है, इसके होने से भी यील्ड कम हो रही है और केमिकल छिड़कने से भी ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये तो डेड हो जाएगा पूरा का पूरा। चलो ठीक है, लेकिन इसका भी थोड़ा लॉस हो रहा है ना। तो हमने क्या किया ये समझना, हमने इस चीज का समाधान बायोटेक्नोलॉजी से कैसे निकाला। हमने क्या किया बेटा, मेन क्रॉप में देखो क्या किया हमने। आप हमेशा समझते हैं बेटा, एक आपने ट्रिप्टोफैन पढ़ा हुआ है, ट्रिप्टोफैन इज अ प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन एंड ऑक्सिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि ग्रोथ कराता है, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन से ऑक्सिन बनता है, ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है। इसमें एक एंजाइम यूज होता है बेटा, ईपीएसपी सिंथेज, ईपीएसपी सिंथेज एंजाइम का यूज होता है। और इस पूरी जो ये ऐसे हम देख रहे हैं ना, एक रिएक्शन, इतनी छोटी सी रिएक्शन नहीं होती, चेन ऑफ रिएक्शन होती है, इसको हम कहते हैं शिकिमिक पाथवे, शिकिमिक पाथवे। तो ये सब में होता है, मतलब ये शिकिमिक पाथवे जिससे ट्रिप्टोफैन ऑक्सिन में कन्वर्ट होता है, ईपीएसपी सिंथेज एंजाइम लगता है। ये मेन क्रॉप में भी हो रहा है तभी तो ये ग्रो कर रहा है ऑक्सिन बनने से, ये हर्ब में भी हो रहा है, वीड में भी हो रहा है तभी तो इसमें भी ऑक्सिन बन रहा है और ये ग्रो कर रहा है। हमने क्या किया, मेन क्रॉप में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बेटा इस ईपीएसपी सिंथेज का ओवर एक्सप्रेशन करा दिया, ओवर एक्सप्रेशन of EPSP synthase used in shikimic pathway in the main crop, not in the herb। हमने मेन क्रॉप में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके EPSP सिंथेज एंजाइम का जो जीन है उसका ओवर एक्सप्रेशन करा दिया मेन क्रॉप में। उससे क्या होगा, मेन क्रॉप में ज्यादा ऑक्सिन बनेगा, ज्यादा यील्ड होगी। तो मान लो 100% यील्ड हो रही थी, समझना 100% यील्ड हो रही थी, ये ग्लाइफोसेट छिड़कने की वजह से ये तो मर गया, पर ये 10% लॉस हो गया, इसका 90% ही रह गया। तो हमें कितने का लॉस हुआ, 10% का। हमने क्या किया, इस मेन क्रॉप में पहले ही ज्यादा ईपीएसपी सिंथेज बनवा दिया, इस जीन का ओवर एक्सप्रेशन कर दिया जिससे ऑक्सिन ज्यादा बनेगा और गेहूं मेन क्रॉप 110% बनेगी, जितनी बननी चाहिए उससे 10% ज्यादा बनेगी। ग्लाइफोसेट आप अभी भी छिड़कोगे, आप पूरे के पूरे हर्ब को मार दोगे 100% और ये भी 10% मरेगा, लेकिन अब क्या होगा, 110 बना था तो 10% मरने के बाद भी कितना रह जाएगा, 100%, यानी कि आपको जितनी यील्ड चाहिए थी उतनी मिलेगी। इसीलिए ध्यान रखना कि ऐसा नहीं किया है आपने इस वाली एग्जाम्पल में कि अब आपको केमिकल छिड़कना नहीं पड़ेगा, वैसी भी एग्जाम्पल होती है, ध्यान से सुनो, वो अलग एग्जाम्पल होती है जिसमें आपको केमिकल छिड़कना ही ना पड़े, एक ऐसा प्लांट बना दो कि उसके आसपास हर्ब आ ही ना पाए, है ना। तो वैसे प्लांट को हम बोलते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, सॉरी हर्ब रेजिस्टेंट प्लांट। जैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होता है कि एक ऐसा प्लांट तैयार करो जो पेस्ट उसके पास आए तो खुद ही प्लांट को खा के खुद ही पेस्ट मर जाए, वैसे एक ऐसा हर्ब या वीड रेजिस्टेंट प्लांट पैदा करो कि कोई वीड, जैसे गेहूं के पास बथुआ हो गए तो बथुआ खुद ही मर जाए, गेहूं में कुछ ऐसी चीज हो जाए बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। अगर ऐसा होता तब हम क्या कहते हैं, वीड रेजिस्टेंट प्लांट, एक ऐसा प्लांट जो अपने आसपास वीड उगने ही नहीं देगा, ठीक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा बेटा, इसमें हम ऐसा नहीं है कि वीड ग्रो नहीं कर रहा है,
यील्ड जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होने वाला था ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होने वाला था कि बथुए को अलग करना पड़ता या फिर पैसों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, वो नहीं करना पड़ेगा, ये उसका एग्जाम्पल है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि क्या इस एग्जाम्पल में हमको अभी भी वीडीसाइड छिड़कने की जरूरत है? हाँ है, वीडीसाइड तो हम अभी भी छिड़क रहे हैं, बस लॉस नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? और अगर वीड रेजिस्टेंट प्लांट होता तब हमको वीडीसाइड ना छिड़कना पड़ता। अगर हम एक वीड रेजिस्टेंट प्लांट, ये अलग एग्जाम्पल होती है, सेपरेट एग्जाम्पल ऑफ जीएम क्रॉप होती है जिसमें आप वीड रेजिस्टेंट क्रॉप बनाते हो, तो उस क्रॉप के आसपास खुद ही वीड नहीं आ सकता, तो यहां पर आपको वीडीसाइड रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ध्यान से ये सब सुनना है ताकि क्वेश्चन गलत नहीं करो। ये अलग एग्जाम्पल होती है जिसमें अगर आपने वीड रेजिस्टेंट प्लांट बनाया होता है, एक प्लांट में कुछ ऐसी चीज करी होती जिससे उसके पास वीड आए ही नहीं, तब आपको वीडीसाइड नहीं छिड़कना पड़ता, वो खुद ही वीड को मार देता प्लांट, ठीक। लेकिन ये वो एग्जाम्पल नहीं है, इसमें आपको वीडीसाइड ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करना है पर आपका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बच गया, ये उसका एग्जाम्पल है, ये सेपरेट एग्जाम्पल है। जैसे इस वाली स्लाइड में आपने पढ़ा था पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाई थी तो आपको केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ रहा था, वैसे ही आप एक अलग से एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं बेटा। जैसे ये 5th तक आया, आप एक 6th एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, आप एक 6th एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। जैसे ये वाली है, रिड्यूस्ड रिलायंस यानी कि निर्भरता ऑन केमिकल। अब पेस्टिसाइड की जगह क्या लिखो, पेस्ट की बात नहीं करें, वीड की बात कर रहे हैं, वीडीसाइड्स, यानी कि आप क्या बना लीजिए, वीड रेजिस्टेंट क्रॉप। ये डिफरेंट एक एरिया है। अब वीड रेजिस्टेंट क्रॉप बनाना अलग बात है और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचना अलग बात है। तो वो वाली एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ी है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से इस तरह भी बचा जा सकता है, वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। देखो गोल्डन राइस पढ़ा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से कैसे बचते हैं और इसको कैसे वीड रेजिस्टेंट क्रॉप से कंफ्यूज नहीं करना है वो पढ़ा। अब हमको पढ़ना है बेटा बीटी कॉटन और एक पढ़ना है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है, यानी जीन साइलेंसिंग करनी है, ठीक है। अब देखो ये इतनी एग्जाम्पल तो हम पढ़ेंगे ही और इसके अलावा बेटा एक और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, ये 3 एग्जाम्पल तो हम पढ़ेंगे, एक चौथी एग्जाम्पल और पढ़ेंगे हम इसमें, हम फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाएंगे, एक बायोटेक ट्रांसजेनिक टोमेटो। ये क्या है, गोल्डन राइस क्या है, ट्रांसजेनिक राइस है। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करती हूँ, कैसे करें, चलो आई थिंक आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। गोल्डन राइस बायो फॉर्टिफिकेशन की एग्जाम्पल है और गोल्डन राइस कैसा राइस हो गया बेटा, ट्रांसजेनिक राइस हो गया, ठीक है। एक राइस को आपने ट्रांसजेनिक राइस बनाया, वैसे ही आप एक ट्रांसजेनिक टोमेटो भी बनाओगे। इससे क्या फायदा हो रहा है वो भी हम देखेंगे। और ये एग्जाम्पल भी आती है बेटा इंक्रीज शेल्फ लाइफ बनाने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एक ये भी होती है जिसमें आप क्या बनाते हैं, देखो हेल्प रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में एक एग्जाम्पल तो आपने पढ़ी वीडीसाइड वाली, और एक एग्जाम्पल इसकी होती है फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाना, जिससे ज़्यादा लंबे टाइम तक ये टोमेटो यूज़ होता है और इसीलिए हार्वेस्टिंग के बाद जल्दी नहीं सड़ता। जल्दी नहीं सड़ता तो हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉस होने वाला था उससे हमको राहत मिलेगी। फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। अब आपको फ्लेवर सेवर टोमेटो पढ़ाती हूँ। ऑल इन ऑल आप देखोगे तो हमने कितनी एग्जाम्पल पढ़नी है, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, एक एग्जाम्पल ये हो गई,
सेकेंड एग्जाम्पल ये हो गई, थर्ड एग्जाम्पल ये हो गई, और फिर फोर्थ एग्जाम्पल ये हो गई, और उसी के जैसे ये भी है फ्लेवर सेवर। आप 5 एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, जिसमें से फर्स्ट आपने ये पढ़ा बेटा गोल्डन राइस, एक आप ये वाला पढ़ चुके हो, ठीक है, और अब मैं आपको एक ये वाला बता रही हूँ, फिर ये दोनों बच जाएंगे। सही है। अब देखो फ्लेवर सेवर टोमेटो में क्या करना है। चलो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम, फ्लेवर सेवर टोमेटो। नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा टोमेटो जिसके फ्लेवर को सेव करके रखा हुआ है। फ्लेवर सेवर, स्पेलिंग ध्यान से देखना, FLAVR, फ्लेवर का स्पेलिंग पूरा कंप्लीट नहीं है इसमें, बस बोलने में फ्लेवर आता है और बोलने में सेवर आता है, इसका स्पेलिंग है SAVR, ठीक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो पहले देखते एक नॉर्मल टोमेटो। हमने लिया बेटा एक नॉर्मल टोमेटो, ठीक। नॉर्मल टोमेटो में बेटा एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सॉरी बीटा गैलेक्ट्यूरोनेज, ठीक है। गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम आपने बायोटेक्नोलॉजी के पिछले चैप्टर में करा हुआ है, लैक्जी जीन से आप गैलेक्टोसाइडेज बनाते हैं। दिस इज बीटा गैलेक्ट्यूरोनेज एंजाइम। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट सॉफ्टनिंग, फल के पकने के लिए। तुम बोलोगे मैम टमाटर तो सब्जी है, अरे भाई जो भी प्रोडक्ट होते हैं चाहे फल हो या सब्जी हो, हम उसको बायोलॉजी में प्लांट ग्रोथ के हिसाब से फ्रूट बोलते हैं। तो फ्रूट सॉफ्टनिंग हो गया, यानी फ्रूट की राइपनिंग, यानी टमाटर के पकने में हेल्प करता है। सबको पता है टमाटर पहले हरा होता है, फिर लाल हो जाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो बीटा गैलेक्टोरोनेज होता है, वैसे एक पैक्टिनेज एंजाइम होता है जो पैक्टिन को डिग्रेड करता है। ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट डिग्रेड्स पैक्टिन। पैक्टिन कहाँ पर होता है? सेल वॉल, यानी कि सेलुलोजिक सेल वॉल जो प्लांट के होते हैं उसमें पैक्टिन होता है, उस पैक्टिनेज उसको डिग्रेड करता है, तभी तो थोड़ा थोड़ा फ्रूट सॉफ्ट होता है धीरे धीरे। वैसे ही बीटा गैलेक्टोरोनेज एंजाइम फ्रूट सॉफ्टनिंग या राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो ठीक है, ये नॉर्मल टोमेटो में एक नॉर्मल काम हो रहा है। हमने देखा कि नॉर्मल टोमेटो में नॉर्मल राइपनिंग होने के बाद ये जल्दी पक जाता है, मार्केट में जाता है पूरा, अगर ये बिक नहीं पाया तो जल्दी सड़ जाता है और पूरा फेंकना पड़ता है, इससे बहुत लॉस होता है। तो हमने एक फ्लेवर सेवर टमाटर बनाया, जिस फ्लेवर सेवर टमाटर में, फ्लेवर सेवर टोमेटो में हमने क्या किया बेटा, इस बीटा गैलेक्टोरोनेज एंजाइम के जीन को साइलेंट कर दिया, इसकी जीन को साइलेंट कर दिया। एक तरफ कभी आप चाहें तो ओवर एक्सप्रेशन करा सकते हैं जीन का, यानी जीन एडिशन करा सकते हैं, जीन सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं। अब हमने इसके जीन को साइलेंट कर दिया, जिसकी वजह से फ्लेवर सेवर टमाटो में बीटा गैलेक्टोरोनेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, नहीं बन रहा, क्योंकि इसका जीन काम नहीं कर रहा। तो हमने इस देखा कि फ्लेवर सेवर टमाटो में बीटा गैलेक्टोरोनेज एंजाइम नहीं बन रहा, तो क्या होगा? क्या फ्रूट सॉफ्टनिंग नहीं होगी? जो फ्रूट सॉफ्टनिंग इस एंजाइम की वजह से हो रही थी वो नहीं होगी, अब बहुत आराम से सॉफ्टनिंग होगी। इस एंजाइम की प्रेजेंस से जो प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा था वो नहीं होगा, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ बेटा अपने को? बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल राइपनिंग होगी फ्रूट की, जिससे फायदा क्या होगा? फ्रूट जल्दी सड़ेगा नहीं, यानी फ्रूट की, यानी इस फ्लेवर सेवर टमाटर की शेल्फ लाइफ बढ़ गई। उससे क्या फायदा हुआ? मार्केट पीरियड बढ़ गया बेटा, मार्केट पीरियड इज इंक्रीज, फ्रूट इज फ्रेशर फॉर लॉन्गर पीरियड्स नाउ।
तो वो वाला लॉस नहीं होगा। लोग एक साथ 10 किलो खरीद के भी ले जाएंगे तो भी वो जल्दी से सड़ेगा नहीं वो वाला टमाटर। समझ में आ रही बात? और सबसे खास बात, इस टमाटर में ये ध्यान रखा गया है कि ऐसा ना हो जाए कि जो नॉर्मल टमाटर का फ्लेवर था वो खराब हो जाए, नहीं, फ्लेवर को सेव किया गया है, यानी फ्लेवर इज रिटेन्ड, फ्लेवर को बचा के रखा गया है। और तो और टमाटर का फ्लेवर तो आएगा ही, इसका टेस्ट नॉर्मल टमाटर से भी अच्छा है, सुपीरियर इन टेस्ट, सुपीरियर इन टेस्ट, यानी कि टमाटर का फ्लेवर तो बचा के रखा ही गया है, टेस्ट में उस नॉर्मल टमाटर से भी ज़्यादा सुपीरियर है। तो इस तरह से फ्लेवर सेवर टमाटर में नॉर्मल टमाटर के कंपैरिजन में बीटा गैलेक्टोरोनेज एंजाइम को रोक के, बनाना रोक के, हमने इस तरह से मार्केट पीरियड उसकी इंक्रीज करी है। दिस इज अबाउट द फ्लेवर सेवर टमाटो। सो वी आर डन हियर विद द 3 एग्जाम्पल्स, दैट इज गोल्डन राइस, दैट इज फ्लेवर सेवर टमाटो एंड दैट इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से हम कैसे बच सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बीटी कॉटन और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, यानी ये दोनों वाली जो एप्लीकेशन है उसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। हैंड टू हैंड एनसीईआरटी अच्छे से डिकोड करिए, चीज़ों को बार बार सुनिए, बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए। नया है आपके लिए, एक बार में समझ नहीं आएगा, आप इसको इत्मीनान से सुनिए, समझिए, समझ नहीं आया पॉज करिए, दोबारा सुनिए। ठीक है, आपको एक बार जब वर्ड्स फैमिलियर लगने लगेंगे और आप वर्ड्स में जहां फंस रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे आप, तो आपको टॉपिक समझने पर ज़्यादा फोकस होगा। ठीक है, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आगे के टॉपिक से। थैंक यू सो मच एवरीवन।